अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। प्रोग्राम आरिफ की भाषा में आप सबका स्वागत है। भारत का एक शहर है लखनऊ। हम पाकिस्तान में जब रहते थे तो जब भी लखनऊ का जिक्र आता था तो एक दिल में मीठी सी कसक उठती थी कि यार लखनऊ क्या शहर, क्या इल्म और अदब का गहवारा शहर। फिर भारत के एक प्रधानमंत्री आए, वाजपेयी जी, वो भी लखनऊ से। तो लखनऊ से एक बड़ी दिल से कराबतदारी थी, दिल से एक वो था कि यार ये लखनऊ भारत का एक शहर। फिर हमें पता चला कि एक योगी जी हैं, एक महान योगी जी, वो लखनऊ से पाकिस्तान से बड़ी एक स्टेट यूपी को रूल कर रहे हैं और एक रोल मॉडल हैं योगी जी। फिर मेरा एक वास्ता पड़ा एक हमारे दोस्त, हमदर्द, अजीज दोस्त सुनील लाल भाई से। और जब भी मेरी उनसे बातचीत होती थी तो मेरे दिल में लखनऊ की एक और इज्जत। देखा, हम लोग, इंसान जो होता है वो अपने शहर की एक पहचान होता है। और सुनील भाई से मिल के मुझे ये लगा कि वाकई जो दिल में लखनऊ से मोहब्बत है वो जी। एंड स्वागत है, आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने हमें टाइम दिया। सुनील। आरिफ भाई, मैं इसके पहले ये बोलूंगा कि मुझे आज बड़ा फक्र है कि एक पाकिस्तान में जन्मे और भारतीय दिल से, और दिल से क्या मतलब, मैं चाहूँ आप पूरी तरीके से भारत वासी से भी ज्यादा भारतीय है। और मुझे फक्र है आपसे आज बात करने के लिए। और मुझे आपने ये टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील भाई, आई वॉज वेटिंग फॉर एन इंटरेक्शन विथ यू। क्योंकि देखें, हम जब बड़े बड़े आदमियों से बात करते हैं तो उनकी बड़ी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनकी मजबूरियां होती हैं, हर चीज़ बोल नहीं सकते। और आपने तो अपनी ज़िंदगी इस देश की खिदमत में गुजारी है। आपका मैंने जो रिकॉर्ड देखा है, आपने अन्ना जी के साथ बड़ा काम किया है। फिर वाजपेयी जी के बारे में आपकी एक स्टडी है बहुत सारी, क्योंकि वो आपके इलाके से इलेक्शन भी जीतते थे और आपकी उनकी कंस्टिट्यूंसी में आप होते थे। तो मेरा बड़ा मन होता है कि आप जैसे लोग जो चीज़ों को बताएंगे ना, वो कोई बड़ा आदमी नहीं बता सकता, क्योंकि आप और हम आम आदमी का जो दर्द है वो साझा है, एक है। तो सुनील भाई, हम प्रोग्राम शुरू करते हैं। आपसे मेरा पहला सवाल अन्ना जी के हवाले से है। क्या अन्ना हजारे जी को हिंदुस्तान में तो जाहिर है सब जानते थे, लेकिन हम पाकिस्तान में उस आंदोलन से पहले इतना नहीं जानते थे। लेकिन जब वो आंदोलन हुआ अन्ना जी का, और हमने कहा कि ये कौन नए महात्मा हिंदुस्तान में आ गए हैं, और फिर मैंने भी अन्ना जी के बारे में स्टडी की। तो अन्ना जी की पॉलिटिक्स के बाद मोदी जी भी पावर आए और ये सब चीजें हुई। आप हमें जरा बताएं कि अन्ना जी की क्या स्ट्रेटेजीज थी और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा आज के भारत की पॉलिटिक्स में। जरूर। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि अन्ना जी फौज में 1963 से लेकर के और 1975 तक थे। उन्होंने 1965 की लड़ाई में कोई खेमकरण इलाका था, वहां की जब जंग हो रही थी, तो उसमें अन्ना जी असल में आर्मी में ट्रक ड्राइव करते थे, ट्रक चलाते थे आर्मी का। तो एक गोला आके गिरा और उनके सारे साथी शहीद हो गए। अन्ना जी सिर्फ बच गए। तो अन्ना जी को ये लगा कि ये कोई कुदरत ने उनको बचाया है, इसके पीछे उनका कोई जरूर कोई मकसद होगा। अन्ना जी 1975 में वहां से रिटायर होकर के आए, रिटायरमेंट मैच्योरिटी लेकर के आए, यंग थे। और उन्होंने उस समय ये फैसला कर लिया था कि मेरा जो जीवन है अब वो देश मानव सेवा में लगेगा, देश सेवा में लगेगा। वो आए, उनका जो गांव था राड़ेगंज सिद्धि, पूना के थोड़ा सा करीब 70-80 किलोमीटर आगे जाके एक अहमदनगर पारनेर जिला है, वहां पे आया 1975 में। तो उन्होंने देखा उनका गांव जो था वो बहुत ही बुरी हालत में था। मतलब गांव की इकोनॉमी बहुत डिस्टर्ब थी। और
बहुत सूखा पड़ता था, ज्यादातर लोग वहां पे कच्ची शराब का काम करते थे। तो अन्ना जी ने कहा कि मुझे अपनी जिंदगी का मकसद मिल गया। तो अन्ना जी ने 1975 से फिर उन्होंने ये ठान लिया कि मुझे शादी नहीं करनी है, और उनके जीवन का मकसद है कि वो अब अपने गांव को सुधारेंगे। उसके बाद अन्ना जी ने अपना पूरा जीवन वहां पर लगा दिया। एक मंदिर है था वहां पे, बाबा जी का मंदिर, यादव यादव बाबा जी का मंदिर। वो मंदिर में जाके रहने लगे, उनका घर था, परिवार था, लेकिन वो मंदिर में आके रहने लगे और उन्होंने अपना जीवन जो है गांव की अपलिफ्टमेंट के लिए क्या लगा दिया। आपको जान के हैरत होगी, मेरे पास एक लिस्ट है 1980 से 80 से लेकर के और पिछले साल तक अन्ना जी ने अपनी जिंदगी में 20 अनशन किए। अब उन्होंने अपने पूरे गांव का कायाकल्प किया। जो सूखा गांव था उसमें इरिगेशन का मैनेजमेंट किया। गांव वालों को उनकी जो जाहिलियत थी उससे बाहर निकाला। ग्राम सभा को मजबूत किया। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को ग्राम सभा के लिए बहुत से कानून बनाने पर मजबूर किया। उन्होंने फिर वहां पे एक कॉलेज की स्थापना करी, पूरे गांव को हरा भरा किया। गांव का जो वाटर टेबल है वो उनके प्रयासों से बहुत ऊंचा हो गया। आज की तारीख में वो बहुत ही वाटर इनेबल्ड गांव है। बहुत से रिजर्वायर्स वगैरह ये सब उन्होंने पूछने अपनी पूरी जिंदगी में बनाए। उन्होंने गांव में जो स्कूल खोला था, स्कूल में उन्होंने ये रखा, देखिए बड़ा जानने वाली बात है कि उन्होंने जो एडमिशन का क्राइटेरिया रखा था उन्होंने ये रखा था कि जो बच्चा दूसरे स्कूल में फेल हो चुका है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। इस प्रकार से उन्होंने इस तरीके के पैरामीटर्स रखे थे, जो बच्चा समाज के लिए एकदम बेकार है उसको उनके स्कूल में प्रायोरिटी दी जाती थी। और उन्होंने ये अपने अध्यापकों को, जो भी वहाँ पे क्यूरिकुलम के लिए जिम्मेदार लोग थे, उन्होंने कहा आप उनको कुछ पढ़ाओ, जो पढ़ाओ उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन मुझे वो आदमी जो है, जो बच्चा पढ़ रहा है, उसे तुम एक इंसान बना के अपने वहां से बाहर निकालोगे। तो इस तरीके से उन्होंने 360 डिग्री का अपने गांव में पूरी तरीके से जिसे कहते हैं डेवलपमेंट और कायाकल्प कर दिया। आज उनका गांव में बहुत खुशहाली है। एक पूरी पूरी पीढ़ी आगे आगे। मैं अन्ना जी को 1984 से फॉलो कर रहा था 1984 से फॉलो कर रहा था, और उनका एक सबसे पहले दूरदर्शन पे एक पूरी वो आई थी, डॉक्यूमेंट्री आई थी। तो देख के मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ। मैं सोचता था कि यार कभी अन्ना जी के साथ मिलना हो, अन्ना जी के साथ हो। लेकिन आज मेरा सौभाग्य है कि अन्ना जी की कोर टीम है, उस पर मैं एक सदस्य हूँ उनके साथ, और उनके साथ बैठ के बात करता हूँ। ये तो रही बात हमारी अन्ना जी की। 2011 के आंदोलन पे आते हैं। देखिए, जैसे मैं एक कॉमन आदमी हूँ। देखिए क्या है, लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है, एक मीडिया होता है, एक जुडिशरी होता है। लेकिन आम आदमी क्या है? आम आदमी की कोई गिनती कहीं नहीं होती। आम आदमी, अच्छा, एक ब्यूरोक्रेसी भी है, कार्यपालिका। आम आदमी सबके बीच में चक्कर में पिसा रहता है। सिस्टम में करप्शन इतना है हर जगह। मतलब ये आज से आज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बहुत हमेशा से है। उसका भी मैं रीजन मैं आपको दूंगा करप्शन का। तो सबसे ज्यादा परेशान जो आम आदमी हमारे देश का है, किसी भी देश का है, जहां नहीं है वो अच्छी बात है, लेकिन हमारे कंट्री में तो करप्शन लेवल बहुत था। यहां तक था कि आप देखिए कि शास्त्री जी तक, लाल बहादुर शास्त्री तक तो सब बड़ा अच्छा चल रहा था। आपने गुलजारी लाल नंदा जी का नाम, नहीं, आपको जान के हैरत होगी
कि गुलजारी लाल नंदा जी हमारे हिंदुस्तान के 2 दफा इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बने थे। अच्छा। जब जवाहरलाल नेहरू जी का इंतकाल हुआ 1964 में, तो वो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाए गए। लाल बहादुर शास्त्री आए। जब लाल बहादुर शास्त्री जी का भी इंतकाल हुआ तो फिर गुलजारी लाल नंदा जी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनाए गए इंटरिम। और उसके बाद जब तक कि कोई नया चुनाव उनके इंटरनली ना होता। और गुलजारी लाल नंदा जी ऐसे व्यक्तित्व थे, तो वो जब वो जमाना देखे जो आंदोलन, वो आजादी के पहले के जो हम लोग के नेता थे, जो जो आजादी की लड़ाई लड़ के आए थे, और उनमें बहुत ही बड़े बड़े व्यक्तित्व थे, उनका धीमे धीमे जो है वो खत्म, समाप्ति हो रही थी। तो मैंने आपको गुलजारी लाल नंदा जी का एक उदाहरण दिया। ये वो एक रूम के, एक कमरे के घर में रह करके उनकी जिंदगी खत्म हुई है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे वो। लाल बहादुर शास्त्री जी इसी तरीके से थे। लाल बहादुर शास्त्री जी इतने सीधे सरल आदमी थे, उन्होंने अपने जीवन में एक फिएट कार खरीदी थी लोन पे। उस जमाने के फिएट कार समझे कि वो लोन पे खरीदी थी। तो क्या हुआ कि मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे ही हटे स्क्रीन से, तो हमारे हिसाब से जो हम एज अ कॉमन इंडियन देख रहे थे, वो जो वैल्यू एडिशन था कांग्रेस में, मिसेस इंदिरा गांधी के आते ही फिर 2 टुकड़े हो गए। कांग्रेस आई बन गई, कांग्रेस ओ बन गई, बड़ी तरीके की उठापटक हुई। 67 में 66-67 में नया प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी आ गई। अब आप मुझे बताइए, 67 20 साल हुए थे हमारी आजादी को, 20 साल हुए थे आजादी को, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। मैं ये नहीं कहूंगा करप्शन नहीं था, लेकिन था उस दाल में नमक के बराबर। 4 सालों में ऐसा क्या हुआ, 5 सालों में इंदिरा गांधी के आते ही, कि जयप्रकाश नारायण को खड़ा होना पड़ गया करप्शन के खिलाफ आंदोलन लेकर। 1973-74, वो 72-71 की आजादी के वो जंग के बाद भी इंदिरा गांधी जो थी वो दोबारा आई, वो 1972 में। और उसके बाद करप्शन इस लेवल बढ़ गया कि पूरे इंडिया लेवल पे एक बड़ा भारी आंदोलन खड़ा होना पड़ा। मैं एज अ कॉमन मैन जब बता रहा हूँ, मुझे किसी पार्टी से नहीं मतलब है, किसी से नहीं मतलब है, लेकिन हम लोग को ये लग रहा था कि हाँ भाई। लेकिन एक बात है, वो जो आंदोलन था 1975 वाला, इट वाज बिट ऑफ अ करप्शन प्लस पॉलिटिकल आल्सो, क्योंकि उसमें पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व थी। क्वालिटेटिव डिफरेंस मैं बता रहा हूँ 1975 की जो अपराइजिंग थी और 2011 की अपराइजिंग। 2011 की जो अपराइजिंग थी, बीच में 89 भी जोड़ लीजिए, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी आए थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने भी करप्शन को ही लेकर के बगावत करी थी, फोर्स करके। और वो भी एक बड़ा डिस्करेजिंग पीरियड था। हम लोग एज अ कॉमन पर्सन, उन्होंने कहा था कि जो वोफर्स स्कैंडल था, आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो हुआ था उस समय। उसमें ये आपके अरुण शौरी जी भी लग गए थे इंडियन एक्सप्रेस से, उन्होंने बहुत बड़ी मुहिम चला दी थी, पूरे हिंदुस्तान को फिर सड़क पे लाया, इंस्टिगेट किया पूरे हिंदुस्तान को वोफर्स से 62 करोड़ रुपए की 62 करोड़ रुपए की किक बैक का मामला था, जो भी था। और वीपी सिंह को उसी बेसिस पे वोट मिला। वीपी सिंह आए, वो भी अपराइजिंग थे। वीपी सिंह आए, उन्होंने कहा था हम 15 दिन के अंदर सबके नाम बता देंगे कि कौन कौन किसने किसने करप्शन में किसको किसको किक बैक मिला है, 62 करोड़ में किसको किसको किक बैक मिला है। 15 दिन सारी पार्टीज का इंतकाल हो गया और हिंदुस्तान को फिर मतलब दी कंट्री वाज टेकन ऑन अ राइड अगेन। 89 की छोटी सी बात हो गई। 2011 पे आते हैं। 2011 का क्वालिटेटिव फर्क ये था कि दिस movement was purely by Indian citizens. It was an uprising by the Indian citizens.
जिसको कि प्लान किया अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने, कुमार विश्वास जी थे, बहुत से लोग थे, एक कोर टीम बनी थी, डॉक्टर किरण बेदी जी भी थी, तो एक 20 आदमियों की कोर टीम बनी थी और अन्ना हजारे जी से संपर्क किया गया। अन्ना हजारे जी एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके ऊपर कोई दाग नहीं, तो उनकी बात, और चूंकि करप्शन से सब हमेशा से परेशान थे लोग, तो वो बात पूरी जनता को अपील कर गई। और आप समझे कि वो ये एक ऐसा आंदोलन था जिसमें कोई किसी को बुलाने नहीं गया था और पूरा हिंदुस्तान सड़क पे खड़ा हो गया था। सबने जिसकी जैसी क्षमता थी उसने कहा कि भाई हम अपना इसमें योगदान देंगे। मैं चूंकि एक एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल था, मुझे ये लगा कि यार ये आम आदमी का एक जो है वो आंदोलन है, तो ऐसा ना हो कि जो इसमें जो ब्रांडिंग जिसे कहते हैं, कंसिस्टेंसी ऑफ मैसेज के लिए, इफेक्टिव मैसेज के लिए, वो कहीं फिजल आउट ना हो जाए। तो मैंने और एक दो चार लोगों ने मिल करके एक पोर्टल बनाया, iacbranding.org, और उसके माध्यम से हमने पूरी दुनिया, क्योंकि हिंदुस्तान में ही नहीं, एनआरआईज, बेचारे एनआरआईज भी सब पूरे दुनिया से खड़े हो गए कि यार हिंदुस्तान में एक लहर आ गई है जिससे शायद हमारा सिस्टम बदल सकता है। तो हमने फिर उसके माध्यम से अपनी कला के माध्यम से हमने इस पूरे आंदोलन की ब्रांडिंग कर, जिसके कि आप समझे कि पल पल पे जो बातें होती थी उसके हम लोग झंडे, बैनर्स, पोस्टर डिजाइन कर देते थे ताकि मैसेज कंसिस्टेंटली एक रहे। तो हम लोग की जो पोस्टर्स है, इवन शिकागो की सड़कों पे लोगों ने इस्तेमाल किए। जिनेवा में आपके यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर के सामने हमारे इंडियन भाइयों ने इस्तेमाल किया एज अ प्रोटेस्ट, पूरे हिंदुस्तान में इस्तेमाल किया। तो वो एक बात थी। कहने का मतलब ये था कि ये जो आंदोलन था ये जनता के द्वारा था, इसीलिए सरकार, देखिए पहली दफा इतिहास में हुआ था कि अन्ना तो खैर आंदोलन पे बैठ गए, अनशन पे बैठ गए, और अन्ना के अनशन पे बैठने से सरकार एकदम हिल गई। सरकार को पहली दफा इंडियन हिस्ट्री के पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में पहली दफा एक स्पेशल सेशन बुलाना पड़ा था जन लोकपाल को डिस्कस करने के लिए, अन्ना को डिस्कस करने के लिए, क्योंकि अन्ना अनशन तोड़ने को तैयार नहीं थे। अन्ना ने कहा कि हमें आप कानून दीजिए तब मैं तोड़ूंगा। तो स्पेशली बुलाया गया, एक सेशन बुलाया गया। खैर ये सब अब इतिहास की बातें हो गई हैं। अफसोस की नाक सिर्फ ये बात रही कि ये आंदोलन आम आदमी ने उठाया और इसमें से एक आम आदमी निकला और उसने ही हम लोग के पूरे आंदोलन को सत्यानाश कर दिया। ऐसा क्या हुआ था 2011 में का आंदोलन करना पड़ा? क्या मनमोहन साहब की गवर्नमेंट में हम तो सुने हैं मनमोहन साहब बड़े साफ सुथरे आदमी थे, तो क्या इतनी करप्शन थी कि इतना बड़ा आंदोलन करना पड़ा? सर बात यही है ना, मैंने जैसे आपको बताया था कि 1967 से लेके 71-72 तक इंदिरा गांधी का जमाना जैसे ही आया है ना, तो करप्शन बहुत तेज था। अच्छा, दूसरा बात यह है कि ये जो मनमोहन सिंह का जमाना था, मनमोहन सिंह जो बेचारे, तो खुद बेचारे तो मैं नहीं कहूंगा कि वो प्राइम मिनिस्टर थे, बेचारे तो नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ उस समय बहुत बड़े बड़े स्कैम्स आ गए थे। जैसा कि आपने सुना होगा 2G स्कैम, 3G स्कैम, कोल स्कैम, कॉमनवेल्थ घोटाला, बहुत बड़े बड़े स्कैम्स हो गए। अच्छा, हजारों हजार करोड़ के घोटाले हो गए। इससे तो त्रस्त थी ये से एक बात है, त्रस्त थी। दूसरी बात ये थी कि लोअर लेवल तक सिस्टम ऐसा था कि लोअर लेवल तक बहुत करप्शन था, आम आदमी बहुत त्रस्त था। तो ये एक कल्पना हुई कि भाई एक लोग, देखिए मैं आपको बताऊं, लोकपाल जो है, लोकपाल की अवधारणा, ये भी आपको यहाँ पे रिकॉर्ड के लिए रखता चलूं, लोकपाल की अवधारणा नेहरू जी के जमाने में
हुई थी। इसको एक डॉक्टर सिंघवी थे, एमपी थे नेहरू जी के उस समय लोकसभा में, जिन्होंने ये एक लोकपाल की अवधारणा लेके आए। फिर 1968 में जो शांति भूषण जी थे, वो इसको एक वो शायद उस समय लॉ मिनिस्टर थे या एमपी थे, मुझे थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है, तो वो इसको उन्होंने टेबल किया लोकसभा में। उसके बाद कई दफा टेबल हो चुका। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में 2 दफा टेबल हुआ कि भाई ये लोकपाल बना दिया। लोकपाल ये है कि एक ओम्बड्समैन बन जाए जिसके पास जांच करने की, और उसके अंडर में सीबीआई दे दी जाए, तो कम से कम एक आम आदमी और उसके एम्बिट पे प्राइम मिनिस्टर को भी रखा जाए, और चेक्स एंड बैलेंस के लिए कि भाई हर कोई आदमी अर्जी लेके ना, उनमें चेक्स एंड बैलेंस के लिए भी बड़ा अच्छा एक मसौदा तैयार किया गया था कि इस तरीके से। तो वो एक था कि भाई एक कम से कम कहीं बाहर लगाने की एक दरवाजा होना चाहिए जाके आम आदमी खटखटा सके ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल क्लास के अगेंस्ट शिकायत करने के लिए। तो ये यर्निंग तो नेहरू जी के जमाने से थी। और इधर जो आपका 2011 के पहले मनमोहन सिंह का जो राज्य था, जो शासन था, उसमें बड़े बड़े घोटाले हो गए। तो फिर हम लोगों को, पूरी जनता वैसे ही त्रस्त हो रही थी, वो चीज एकदम ज्वालामुखी बन के निकल आई। अरविंद केजरीवाल साहब आए, उन्होंने दिल्ली को रूल करना शुरू किया, तो क्या आप समझते हैं कि वो कोई तब्दीली ला सके? आया वो दिल्ली तो एक छोटा सा इनको एक वो मिला है रूल, तो क्या वो चीज ला सके जो अन्ना जी और अरविंद केजरीवाल साहब बहरहाल अन्ना जी के आंदोलन की वजह से ही इस लेवल पे आ सके? तो आप समझते हैं कि वो कोई तब्दीली ला सके, या वो भी रिवायती भारतीय पॉलिटिक्स का शिकार बन गए? मैं आपको थोड़ा सा इस पे ब्रीफ कर दूं कि जो दिल्ली है, दिल्ली 1952 से लेकर 57 तक, 1952 से 1957 तक स्टेट थी। उसके बाद 1957 से लेकर 1991 तक वो यूनियन टेरिटरी हो गई। वहां से स्टेट का उस पर दर्जा नहीं था, तो यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेशन, विदाउट असेंबली थी। ये तो फिर 1991 में कुछ पता नहीं क्या सूझा कि उन्होंने फिर से वो जो था पहले, उसके दौरान एलजी के अंडर में इनकी एक काउंसिल हुआ करती थी, उसके थ्रू पूरा दिल्ली का पूरा शासन चलता था और बखूबी चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन चलो ठीक है, कुछ बेरोजगार नेताओं को लाइन काम पे लगाने के लिए तो उन्होंने कहा चलो भाई 1991 में संविधान में कुछ संशोधन करके दिल्ली को असेंबली यूनिकैमरल स्टेट बना दिया, मतलब यूनियन टेरिटरी बना दिया। क्या है, एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ समथिंग है, इस तरीके से बना दिया। चलिए वो अपनी बड़ी जगह बात हो गई। दूसरी बात, आंदोलन जो हम लोगों ने किया था, ये सर कोई नेता पैदा करने के लिए हमने नहीं किया था। ये आंदोलन जो हमने किया था, ये हमने देश में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए, लोकपाल को स्टैब्लिश करने के लिए किया था। ये तो बाई प्रोडक्ट है, ये तो हमारे आंदोलन के बाई प्रोडक्ट है। दूसरी बात, ये बन कैसे गया ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आज सुन रहे होंगे सब लोग, कई दफा बोल चुका हूँ मैं। देखिए क्या है कि आंदोलन का एक सम्मोहन था हम लोगों में। उस सम्मोहन में हम लोगों ने इनकी एक्यूमेन हम लोग नहीं टेस्ट कर पाए। एक स्टेट्समैन होता है ना, हम एक नेता होता है, एक स्टेट्समैन होता है। हम सोच रहे थे कि हम एक स्टेट्समैन देख रहे हैं इनमें, हम इनका एक्यूमेन नहीं टेस्ट कर पाए, और हमने दिल्ली की कान पे आवाज से लगा लगा के दिल्ली के कान फोड़ दिए और इनको जंतर मंतर से उठा करके दिल्ली की कुर्सी पे बैठा दिया। हमको इनका एक्यूमेन नहीं पता था कि ये बाकी स्टेट्समैन है कि क्या है। और दूसरी बात, आंदोलन इनके लिए था नहीं कि इनको नेता बनाया जाए, ये तो इन्होंने उसमें से सब चीजें निकाल ली। दूसरी चीज मैं आपको और बताता हूँ, मैं
ये इनमें एक्यूमेंट क्यों नहीं था ये भी बताता हूँ। मेरा बहुत सख्त एतराज है, 2006 में इनको मैग्सेसे अवार्ड मिला, आरटीआई के ऊपर इनको 2 काउंट पे मैग्सेसे अवार्ड मिला था इनको 2006 में। एक तो आरटीआई पे इन्होंने कुछ काम किया था, और उसके बाद इन्होंने, चूंकि ये आईआरएस थे, इंडियन रेवेन्यू सर्विस के थे और इनकम टैक्स कमिश्नर्स थे, तो ये अपने डिपार्टमेंट के अंदर ही व्यापक भ्रष्टाचार के खिलाफ काम, मतलब एक्टिविज्म कर रहे थे। इसको 2 चीजों को काउंट करके इन्होंने जो भी डेटा दिए होंगे रेमन मैग्सेसे कमेटी को, सेंटर को, उस बेसिस पे इनको चुना गया, इनको अवार्ड मिला। मैंने रेमन मैग्सेसे सेंटर फिलीपींस में चिट्ठी लिखी, मैंने कहा कि इनका मैग्सेसे अवार्ड वापस लीजिए। क्यों लीजिए वापस? क्योंकि इनकी नाक के नीचे आपने गवर्नमेंट बना ली ना, गवर्नमेंट बनाने के बाद आपका जो कि आपको अगर आरटीआई के ऊपर मैग्सेसे मिला है, तो आपका तो आरटीआई का डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम करना चाहिए ना। उसमें कुछ ऐसे हम लोग के सामने एग्जाम्पल्स आए कि लोगों ने अरविंद केजरीवाल की सरकार, जिसको आरटीआई पे मैग्सेसे मिला है, उनके अर्जी लगाने पे एवेसिव रिस्पॉन्सेज मिले हैं। कि कैसे बर्दाश्त किया जाए, बताइए ये क्या है इस आदमी की हुकूमत? और कौन सा करप्शन इनकी एडमिनिस्ट्रेशन में खत्म हो गया है, वहां के व्यापारियों से पूछे जाकर। बाकी देखिए, बाकी क्या है, देखिए मैंने पहले ही कहा कि हमारा आंदोलन नेता बनाने के लिए नहीं था, लेकिन चलो बन गए। अब चूंकि बन गए, कुछ ऐसी बातों पे बने भी थे कि भाई कहते कि जब हम अच्छी बातें करते थे कि हम लोगों को एक कमरे के मकान में रहना चाहिए, चाहे चीफ मिनिस्टर हो कुछ भी हो, हमें गाड़ियों का काफिला नहीं चाहिए। अब ये तो बड़ी अच्छी बात है, फ्लावरी लैंग्वेजेस है, इसमें तो हर आदमी बरबल जाएगा। इन्हीं बातों को लेकर के एक दफा बंदों को वोट मिल गया। जब बंदे को वोट मिल गया तो सिस्टम में घुस गया। जब सिस्टम में घुस गया तो फिर वो कम्युनल ये वो सब करके और सब कुछ करके, बहुत गंदी बातें हैं, मतलब उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। हमारे एक मित्र हैं शिकागो के, डॉक्टर मुनीश रायजादा, उन्होंने पूरा 6 घंटे की इस बंदे के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई है, इनको एक्सपोज करते हुए। वो ऑनलाइन अवेलेबल है, लोग देख रहे हैं उसको। देखे किस तरीके से एक एक आदमी साथ छोड़ के गया है इनका। अगर आप पे दम होता तो लोग आपको छोड़ के क्यों जाते हैं भाई? दुनिया भर जो आपके साथ, आप दुनिया भर ने जिसने आपको कंधे पर रख करके दिल्ली की सत्ता तक पहुंचाया, एक एक आदमी आपका साथ छोड़ के चला गया। सुनील भाई, तो फिर ये वापस कैसे इलेक्शन में लास्ट ईयर वापस कैसे जीते? देखिए मैंने आपको बताया ना कि एक दफा तो हमने पहुंचा दिया, ठीक है। उसके बाद जो सत्ता के खेल होते हैं ना, अब उसमें देखिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, ठीक है। जो सत्ता के खेल होते हैं, किस तरीके से गोटी पिटानी है, किस जगह पे किस आदमी को खड़ा करना है, कहाँ से पैसा लाना है, क्या लाना है, देखा ना दंगे फंगे जो कुछ हुए सब। तो इस पे बहुत गंदी बातें हैं, मैं इसको नहीं बोलना चाहूंगा। मैं तो ये एक दफा जब आ गया, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान का भी जो करंट प्रधानमंत्री है वो भी इसी तरह की बातें करता था पहले, कि गवर्नर हाउस को मैं तोड़ के यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, और यही आम आदमी वाली बात। लेकिन इलेक्शन में जीतने के बाद सारे यू टर्न इसके आने शुरू हो गए। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। आपके यूपी की स्टेट पॉलिटिक्स पे हम थोड़ा बात कर लें कि आपकी यूपी पे मुख्तलिफ लोग रूल करते रहे। एक तो भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी है, लेकिन इस डेमोक्रेसी पे एक चांद गिरहन भी है, एक गिरहन लगा हुआ है, वो है डायनास्टिक पॉलिटिक्स का। आपकी यूपी पे योगी जी से पहले अखिलेश जी थे,
जिनकी ओनली क्वालिटी ये थी कि ये एक नेता के बेटे थे। जैसे राहुल गांधी की क्वालिटी ये है कि वो नेहरू खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, वरना और कोई क्वालिटी नहीं है। तो आप ज़रा हमें बताएं कि योगी जी एक इनकलाबी लीडर बन के आए हैं और उनकी पॉलिटिक्स आर टोटली डिफरेंट देन द प्रीवियस रूलर्स। तो आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं स्पेशली बिटवीन अखिलेश यादव के पीरियड में और योगी जी के पीरियड में? देखिए, जहाँ तक योगी जी की एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है, और कंपैरिजन का सवाल है, तो मैं जरा से बहुत छोटा हिसाब से बोलना चाहूँगा इसमें कि देखिए, क्वालिटी ऑफ लेजिस्लेचर, क्वालिटी ऑफ एमएलएज, सबसे बड़ा फर्क तो यही है दोनों पार्टियों में। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, जैसे आपने डायनेस्टिक पॉलिसी की बात कही, अच्छा योगी जी के बारे में और बता दें कि योगी जी तो योगी जी है ना। देखिए, उनको महल नहीं बनाना अपने लिए, उन्हें जो जनता ने जिस चीज के लिए भेजा है वो काम कर रहे हैं, अपना करते रहेंगे। ठीक है। एक तो वो योगी जी। मैं डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के ऊपर, इंडिया के ऊपर बताऊं आपको, तो बहुत इंटरेस्टिंग ये है, जो एज अ कॉमन वोटर और द कॉमन सिटीजन, 1952 से लेकर के और 1991 तक मैं जो मानता हूँ, मेरी कंट्री में से 2-3 इंस्टेंसेस को छोड़ दें, 77, 89, कुछ हद तक 84, जब मिसेस इंदिरा गांधी असैसिनेट हुई थी, ये 3 इंस्टेंसेस को छोड़ दें तो हमारी कंट्री में जो इलेक्शन है वो कभी फेयर रहे नहीं। फेयर नहीं हुए? फेयर कभी नहीं हुए सर। ये मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ और प्रूफ देता हूँ, जो कि हम लोग को समझ में आएगा। एक बूथ कैप्चरिंग इंडस्ट्री पूरी काम करती थी हमारे कंट्री में। सबसे पहला इंस्टेंस 1957 में बेगूसराय में रिकॉर्ड हुआ था। 1957 नेहरू जी का जमाना। बूथ कैप्चर करके और फर्जी वोट डाल करके मतदान होता था। दूसरी बात क्या है, डेमोक्रेसी में क्या है, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं ना। रिप्रेजेंटेटिव हमारे सामने कौन लाता है? पॉलिटिकल पार्टी लाती है। पॉलिटिकल पार्टी लाती है और उन पॉलिटिकल पार्टी के लाए हुए, चुने हुए, भाई वो चुन के पहले देते हैं ना, हमको चुन दे, हम उनमें से चुन लेते हैं। उसके बाद वो जो आदमी हम चुन के भेजते हैं, वो कोई डिसेंट नोट नहीं दे सकता, डिसेंट नहीं कर सकता अपनी पार्टी लाइन के किसी पॉलिसी के खिलाफ, क्योंकि एक एंटी डिफेक्शन लॉ लगा रहता है। ये 84 में आया था राजीव गांधी के जमाने। ठीक है सर। तो बात ये है कि हमने तो एक कठमुल्ले को चुन दिया, मतलब काट के आदमी को चुन के भेज दिया, जो कि वो हमने हमारी बात कर सकता है, न डिसेंड कर सकता है, न बात पहुंचा सकता है। तो एक कार्टल है, कार्टल। डेमोक्रेसी में ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है, आपको और मजे की बात बताऊं, ये हमारे संविधान में इसको कोई नहीं काट सकता। हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्टी पॉलिटिक्स की कोई व्यवस्था नहीं है। हिंदुस्तान की पूरी पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में 1984 में पहली दफा पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र आया था, राजीव गांधी के जमाने में, जब ये एंटी डिफेक्शन लॉ लेके आए थे। हमारी संविधान में पार्टी की कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरी बात, ये बहुत मैं जोर दे के कहना चाहूंगा कि हमारे हिंदुस्तान में डेमोक्रेटिक कंट्री है,
लेकिन हमारे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं है। हमारी पॉलिटिकल पार्टी को गवर्न करने के लिए कोई कानून नहीं है। देयर इज नो लॉ टू रेगुलेट देम। दूसरी बात, 1991 में टीएन शेषन जी आए। टीएन शेषन हमारे 10वें, ही वॉज द 10th इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। उनकी ऑटोबायोग्राफी मेरे पास है। उसको लिखते हैं कि जब वो पहले दिन गए निर्वाचन निदेशालय में, तो उनके कमरे में हर डिजाइन के भगवान की तस्वीर लगी हुई। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक के भगवानों की फोटो लगी हुई। टीएन शेषन सर जो है तमिलनाडु से थे, तमिलनाडु कैडर के आईएएस थे, 1955 बैच के, कैबिनेट सेक्रेटरी रह चुके थे। बड़ा वैलिड उनको तजुर्बा, बहुत अपराइट मैन। तो जब वो आए सबसे पहले दिन, तो उन्होंने कहा कि भाई सबसे पहले तस्वीरें हटाओ यहाँ से। लगता है आज तक जो निर्वाचन निदेशालय है वही भगवान भरोसे ही चल रहा है। और ये बात थी 1991 तक हम लोग को ये नहीं पता था कि निर्वाचन निदेशालय है क्या, इलेक्शन कमीशन है क्या। उन्होंने चंद्रशेखर जी की गवर्नमेंट थी जिसमें उनको अपॉइंट किया गया था। फिर नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट आ गई थी। उन्होंने रूल बुक निकाली, वेरी स्ट्रिक्ट मैन। तो रूल बुक निकाली, उन्होंने कहा रूल से चलेंगे। उन्होंने कहा कि हमें हर वोटर को एक आइडेंटिटी चाहिए, आइडेंटिटी कार्ड चाहिए। अगला इलेक्शन नहीं होने देंगे जब तक कि आइडेंटिटी कार्ड नहीं दोगे। उसके बाद उन्होंने जो इलेक्शन था हम लोग के, वो उसको स्टैगर्ड किया। स्टैगर्ड मीन्स कि कई पार्ट्स में उसको डिवाइड किया, ताकि जो हमारे पास पुलिस फोर्स है वो प्रॉपर तरीके से डिप्लॉय की जा सके। कई फेजेस में होने लगे इलेक्शन, क्योंकि बूथ कैप्चरिंग होती थी। वो शूट एट साइट ऑर्डर्स दिए थे, कोई बूथ कैप्चरिंग का शूट एट साइट ऑर्डर था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने इलेक्शन की खर्चे के ऊपर उन्होंने नकेल कसी। उन्होंने पहले क्या था, उनके पहले के जमाने में था कि 2-2 महीने तक इलेक्शन के जो है वो प्रचार हो रहे हैं और कटआउट लग रहे हैं, कोई खर्चे का कोई और छोर नहीं था। उन्होंने पूरी कैंपेन पीरियड को 2 हफ्ते में कन्वर्ट कर दिया कि 2 हफ्ते से ज्यादा नहीं लगा सकते, कोई कटआउट नहीं लगाएगा, कोई बोर्ड बिल नहीं लगाएगा। बहुत चीजों को उन्होंने कहा कि प्रचार के बहुत से माध्यम कट कर दिए कि नहीं कुछ करेगा। उसके बाद उन्होंने एक और पर्यवेक्षक नियुक्त किए। उन्होंने हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक पर्यवेक्षक नियुक्त किया, ऑब्जर्वर, जिसका की ये ड्यूटी थी। वो जमाना था वीडियोग्राफी आ चुकी थी। उस जमाने में पॉलिटिकल पार्टी को डेली बेसिस के ऊपर सुबह से लेकर शाम तक का खर्चा देना पड़ता था, और खर्चा दे करके वो जमा करना पड़ता था। उस खर्चे को ट्रैक करने के लिए इनके ऑब्जर्वर लगे रहते थे, वीडियो कैमरा लेकर के। इतना स्ट्रिक्टली उन्होंने मॉनिटर कर दिया था। उन्होंने कहीं से सांस नहीं छोड़ी थी कि ये जो घपलेबाजी, जो सबसे बड़ी बात मैं बूथ कैप्चरिंग में बता रहा हूँ 91 तक, इसीलिए मैं बताता हूँ, और क्यों है इसका रीजन मैं बता रहा हूँ। तो उन्होंने ये स्ट्रिक्ट कर दिया, यहां तक दबा दिया, तो सारे पॉलिटिशियंस तो एक हो गए। उन्होंने कहा कि यार ये तो फिर हम लोग कैसे जो जीतते जाते थे, कैसे क्या होगा, then it will be a true election, in a true sense of word, it will be a that way। ये तो एकदम सच्ची माने में इलेक्शन होने लगेंगे। तो उन्होंने फिर कॉन्स्पिरेसी करके सिंगल मेंबर वो था चीफ इलेक्शन कमीशन, उसको मल्टी मेंबर इलेक्शन कमीशन बना दिया, 3 मेंबर का कर दिया। तब अब हम लोग के इलेक्शन कमीशन में उस समय के बाद, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के बाद 3 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। वो समय था जब टीएन शेषन ने कहा, उसी के बाद सुनिए, उस समय डिजिटल कैमरा नहीं आया था, वीडियोग्राफी थी। वीडियोग्राफी उन्होंने कहा कि उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके
सबकी वोटर आईडी कार्ड बनाए गए, पूरे हिंदुस्तान की जनता के वोटर आईडी कार्ड बनाए गए। एक तरीके से आइडेंटिफिकेशन हो गया। इम्पर्सोनेशन खत्म हुआ। इम्पर्सोनेशन मींस कि एक आदमी एक बूथ पे जाके 10-10 वोट डाला था। वोट डालने के बाद यहाँ शाही लगती थी। ये बड़ा ऑर्गेनाइज्ड, सब हर पार्टी के पास ये ऑर्गेनाइज्ड पूरी इंडस्ट्री थी। शाही मिटाने की एक केमिकल आता था, हर पार्टी के पास होता। जो पार्टी जिस क्षेत्र में दबंग है, जिस एरिया में दबंग है, आज भी तो क्या भाई नहीं, अब नहीं हो सकता ना। मैं उस पर आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ मैं। ये 91 के पहले का सीनियर बता रहा हूँ, वो 91 का सीनियर बता रहा हूँ मैं। तो वो ये शाही मिटा करके एक आदमी 10-10 दे देता था, क्योंकि कार्ड नहीं था, आइडेंटिफिकेशन नहीं था, इम्पर्सोनेशन होता था। इट वाज अ फ्लॉड इलेक्शन ऑल द वे फ्रॉम 1952 टू 1991। और इसी फ्लॉड इलेक्शन के बूते पे 35 साल हमारे वेस्ट बंगाल में चीफ मिनिस्टर थे। 35 साल ज्योति बासु जी ने राज किया। कांग्रेस थ्रू आउट 400 सीट कांग्रेस की आई है सर। आज हमारे जो मोदी जी हैं, he's a popular leader। इतनी मेहनत करने के बाद 300 सीट आई है सर। 300 सीट, दैट्स अ जेन्युइन 303 सीट्स। 4 सीट इस जमाने में आती, 91 के पुराने की बात बता रहा हूं। तो जब ये स्कैंडल खत्म हुआ है टीएन सेशन जी की वजह से, इम्पर्सोनेशन खत्म हो गया, जो अनडबल पैसे खर्च होते थे खत्म हो गए, तो उसके बाद फिर ईवीएम्स आए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आ गई, जिसको बटन दबा करके फिर क्या हुआ, बूथ कैप्चरिंग बंद हो गई। बूथ कैप्चरिंग का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। उस जमाने में क्या होता था कि जब वोटिंग पड़ जाती थी, वोटिंग पड़ने के बाद जब वोटिंग, ये मैं फिर वही बता रहा हूँ, जो बूथ कैप्चरिंग का जमाना था, वोटिंग पड़ने के बाद वहां से जब बैलेट बॉक्सेस जाते थे कलेक्ट्रेट पे जमा होने के लिए, उसके बीच में ईएमडीएम सब लोग मिल करके बैलेट बॉक्सेस बदलते थे, जिसको जिताना मना। ये इट वाज ऑल फ्लॉड दैट वे। बहुत अच्छा किस्सा है। 1971 की बात है। हमारे शहर से एक बहुत ही पॉपुलर नेता थे, सीबी गुप्ता जी, चीफ मिनिस्टर रह चुके थे यूपी के। इसी प्रोसेस से उनकी जमानत जब्त करा दी गई थी। बल्कि उन्होंने बाद में पूछा, भाई मेरी जमानत, सब कुछ तो ठीक है, बता तुझे जमानत कैसे जब्त कराई भैया? अपोजिशन वालों ने पूछा। इतना फ्लॉड इलेक्शन था। अब मैं आपको बताता हूं कि इस पे विश्वास करने के क्या रीजन। अब बताइए आप मुझे, एक पार्टी जो कि 1991 तक हमारे उत्तर प्रदेश में आखिरी कांग्रेस पार्टी जो है 1991, 89 या 1991 शायद एनडी तिवारी जी थे, वो इलेक्शन उन्होंने जीता था कांग्रेस ने। 1991 के पहले हम लोगों ने कोalition गवर्नमेंट का नाम नहीं सुना था। वो टाइम है, आज का टाइम है। ऐसा क्या हो गया जो कांग्रेस रातों रात 4 सीटें 100 सीटें लाती थी, 91 के बाद से अपने दम पे सेंटर में सरकार नहीं बना पाई आज तक। और 2014 तक कोई भी, इवन वाजपेयी जी 20 पार्टियों को लेकर के उन्होंने कोलिशन, अभी कोलिशन धर्मा शुरू हो गया। कोलिशन, ये कोलिशन में 91 के बाद है। क्यों? क्योंकि अब ये बूथ कैप्चरिंग का, बूथ लूटने का काम खत्म हो गया था। देन इट वाज अ ट्रू इलेक्शंस थ्रू ईवीएम्स। बटन दबेगा, एक वोट पड़ेगा, लूट सकते नहीं। एक दफा बटन दब जाएगा तो उसके कुछ मिनट बाद ही दूसरा दबेगा। उसमें प्रोसेस था। आप उसको टेम्पर कर नहीं सकते। इसकी बहुत बातें हुई, टेम्पर पर कुछ नहीं कर सकते टेम्पर आप, समझे सर? तो अब ऐसा क्या हो गया रातों रात कि चलिए आपके वहां पे लीडरशिप की क्राइसिस थी, वो भी क्राइसिस थी, लेकिन भाई लीडरशिप ही छोड़िए, 400 सीट लाते थे आप भाई।
अपने दम पे कोई सरकार नहीं ला पाई। धीमे धीमे आप देखिए, वो ट्रेंड देखिए ना, हर आदमी 20 ये जीत गया, 20 वो जीत गया, 50 वो जीत गया, 100 वो जीत गया, चलो मिलकर सरकार बना लेते हैं। उसके बाद ये चीजें जो धीमे 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 जब ये सेटल हुई चीजें, तो अब आज की तारीख में जो इलेक्शन हो रहे हैं और जो जीत रहे हैं, उसमें अखिलेश यादव जी भी जीते, मायावती जी भी जीते, वो अपने दम पे जीते, ईवीएम से जीते। ठीक है, डेमोक्रेसी है, दबाया बटन, जिताया, आपको जिताया, हमको जिताया, वो बात अपनी जगह है। लेकिन इलेक्शन जो है वो फेयर होने लगे इस प्रकार से। अब आपको मैं इस पे और बात बताऊं, कांग्रेस का आज क्यों बुरा हाल है? तो इसलिए बुरा हाल है, अगेन द क्रेडिट गोज टू द फ्लॉड इलेक्शन प्रोसेस दैट वाज टिल 1991। क्यों? आपको कोई चीज सस्ती मिल रही हो, सस्ते में मिल रही हो, लूट पस खसोट के मिल रही हो, तो आप क्या क्वालिटी एमपी के जनरेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे आप। वेयर बीजेपी क्या है, बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो, मतलब ये आप समझे कि ये जनसंघ के जमाने से 1955 से लेकर के उनके यहाँ काडर डेवलप हुआ, एक सिस्टम के ऊपर डेवलप हुआ। ठीक है, क्योंकि वो सत्ता में नहीं तो बूथ लूट नहीं पाए, ठीक है, तो वो जीत नहीं पाए। उसके बाद 91 के बाद से जो ट्रू सेंस ऑफ इलेक्शन होने लगे, तो इनका काडर ग्रो किया। बीजेपी में क्वालिटी पार्लियामेंटेरियंस हैं, कांग्रेस में भी है, लेकिन उनकी कोई कदर नहीं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस मैं पूरी तरीके से, जो आज हमारी पॉलिटिकल पार्टीज का डिस्पेंसेशन है, जो ग्रोथ है, वो पूरी तरीके से मैं इस फ्लॉड इलेक्शन प्रोसेस को देता हूं जो 1991 तक चला। सुनील भाई, थोड़ा वाजपेयी जी की तरफ आते हैं। लखनऊ से थे वाजपेयी जी, एक लतीफ शख्सियत, एक नरम दिल शख्सियत। भारत में सॉरी टू से एक बदमाशी वाली पॉलिटिक्स में वाजपेयी जैसा एक शरीफुल नफस इंसान आया। हम पाकिस्तान में भी बहुत वाजपेयी जी के फैन थे। आम पाकिस्तानी वाजपेयी जी को बहुत पसंद करते थे और वाजपेयी जी खुद चल के लाहौर आए थे और उन्होंने बड़ी कोशिश की कि पाकिस्तान के साथ मामलात को सुधारा जाए। लेकिन हम आज देखते हैं, तो जहाँ तक मेरी एज ए पॉलिटिकल स्टूडेंट मेरी अपनी राय है कि मैं समझता हूँ वाजपेयी जी का पीरियड वो पीरियड ना था जो वी वर एक्सपेक्टिंग, कि हम बड़ी तब्दीलियों की ख्वाहिशात रखते थे। हम समझते थे कि वाजपेयी जी जैसे आज मोदी जी तब्दीलियां ला रहे हैं, तो हम समझते थे वाजपेयी जी लाएंगे। तो क्या ऐसे फैक्टर्स थे जो वाजपेयी जी वो अचीव ना कर सके जो कि हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे? क्या वजूहत थी? क्या ये कोएलिशन वजह थी या कोई और चीज थी? सबसे बड़ी वजह कोalition थी। मैं आपको यही बता रहा हूं कि वो उस समय आए, वो उस समय आए। देखिए, बीजेपी का जो पूरा फिलॉसफी है वो है नेशनलिज्म, और बहुत सी जो हम लोग की खोई हुई चीजें हैं उनको फिर से स्टैब्लिश करना। ठीक है, तो हुआ देखिए ये कि आप कल्पना करिए ना कि एक ऐसा शख्स है, जैसा आपने कहा कि ही वॉज अ स्टेट्समैन, और वो जब आए उसमें, तो जो आदमी 20-20 पार्टीज को लेकर चल रहा हो, 20-20 पार्टीज को लेकर चल रहा हो, तो वो बड़ा मुश्किल है बहुत कुछ करना। और आप समझते हैं कि जो हमारी वही बात है, जो कांग्रेस ने जिस तरीके से अपीजमेंट वगैरह करके और जिस तरीके से बहुत सी चीजें करके, है ना, जहां तक लेके आए थे, तो उस तरीके से जो जो कोलिशन भी जो था, वही बहुत ज्यादा आउटकमिंग नहीं था, फॉरकमिंग नहीं था, है ना। तो वो बहुत सी ऐसी चीजों को नहीं कर पाए जो वो कर सकते थे। तो मोटे एक छोटी सी बात बताऊं आपको कि जैसे वाजपेयी जी आए, तो उन्होंने पहला अपना जो बजट पेश करते हैं, आपको जान के हैरत होगी
कि हमारे यहाँ कांग्रेस को यहाँ तक भी सोच नहीं थी, मतलब इतनी भी सोच नहीं थी। ये 50 साल निकाल के आ गए, ये नहीं सोचा उन्होंने कि जो बजट पेश करते हैं, शाम को हमारे यहाँ 4:30 बजे बजट पेश होता था। शाम को 4:30 बजे शुरू होता था और रात को 12 बजे तक चलता था। रीजन जानते क्या था इसके पीछे? इसके पीछे रीजन ये था कि जहां लंदन में आप बैठे हैं, वो 4.5 घंटे आगे पीछे है ना हम लोग आपको। तो अंग्रेजों के जमाने में हमारे यहाँ 4:30 बजे शाम को बजट पेश होता था, ताकि हमारे जो गोरे मास्टर्स हैं वो 10 बजे जग जाएं और सुबह की चाय के साथ हमारे भाषण को देख सके या सुन सके। आज तक चल वो रहा है। चीज वो चीज वाजपेयी जी को आ करके, जब वाजपेयी जी आए तो ये चीज सबसे पहले उन्होंने, भाई हम क्यों 4:30 बजे पेश करें, हम सुबह 10 बजे पेश करेंगे ना अपने यहाँ। इतनी भी सोच कांग्रेस ने नहीं रखी थी, लूट खसोट मचाने, जो अपना भूत लूटना, ये करना, देश लूटना, उसके आगे ये सोच नहीं सकते थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने सबसे पहले, जो बहुत ताज्जुब की बात है, बड़ी सिंपल सी चीज है, ये हमारी नेहरू जी को कर लेना चाहिए था ना, नेहरू जी को कर लेना चाहिए था। चलो 5 साल तुम वॉइस रॉय को सुना देते, बर्तानिया की रानी को सुना देते, 5 साल बाद, जब 5 साल बाद कर लेते। तो वाजपेयी जी ने ये किया। उसके बाद कई चीजें वाजपेयी जी लेके आए, वो विजनरी तो थे ही, जो कर सके। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत काम शुरू कर दिया था। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बनाया था। पीपीपी, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर एक्सप्रेसवे को पूरे हिंदुस्तान में जोड़ने का काम, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी पीपीपी को वो लेके आए थे, है ना। बहुत सी चीजें उनके, देखिए प्लस पॉइंट बहुत थे, लेकिन बस माइनस पॉइंट ये था कि उस समय 2002 हो गया, जो गुजरात राइट्स हो गए, और उसको जो किस तरीके से मलाइन किया, क्योंकि वो मशीनरी वही सब चल रही थी, वही साइकोलॉजी चल रही थी, हर तरीके के वही लोग थे, ठीक है। तो वो बहुत सी चीजें जो है वो आम आदमी को वो के लिए नहीं कर पाए। दूसरी चीज, जैसे कि मिडिल क्लास के लिए थोड़ा टैक्स वैक्स का स्लैब वैब की भी बात थी। करप्शन में भी क्या हुआ कि उस जमाने में उनके जो बीजेपी के जो प्रेसिडेंट थे, एक बंगारू लक्ष्मण जी, वो एक तहलका मैगजीन थी, उसकी स्टिंग में पकड़े गए थे रिश्वत लेते हुए। तो कुछ चीजें ऐसी हो गई कि वो थोड़ा सा अपील नहीं कर पाए, और मतलब इस वजह से उनको हार का सामना करना पड़ गया। लेकिन वो जो चाहते थे करना, वो जिस कैपेसिटी के थे, वो उनकी कैपेसिटी पूरी यूटिलाइज नहीं हो पाई। ये बात अपने आप में सही है। आज आ जाते हैं मोदी जी के ऊपर हम। मोदी जी का पीरियड, भारत के आम जो जनता है, उनकी बड़ी एक्सपेक्टेशंस मोदी जी से, कि जो हिस्टोरिकल ब्लंडर्स हैं उसको मोदी जी ठीक करेंगे। पहले 5 साल गुजर गए, कोई ख़ास चीज़ें नहीं आई, फिर हम सोचते रहे, लेकिन फिर जो लास्ट ईयर इलेक्शन के बाद मोदी जी ने आके फिर जो उन्होंने जो तब्दीलियां शुरू की, ट्रिपल तलाक और एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, आज आप कह रहे हैं कि पुरानी मशीनरी, पुराने लोग मौजूद थे, जो कि वाजपेयी जी को चलने ना दिया, तो क्या मोदी जी ने उस पुराने लोगों से, उस पुराने सिस्टम में कुछ दरार डाल सके हैं? तब्दीलियां ऑन द फ्लोर तो लेके आए हैं, अयोध्या का चीज़ें हुई, कई चीज़ें हुई, और अब पेंडेमिक की वजह से रफ्तार रुक गई है, लेकिन आप समझते हैं कि वो जो ब्यूरोक्रेसी है जो 70 साल से एक मौजूद है, क्योंकि आफ्टर ऑल ब्यूरोक्रेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो मोदी जी उस ब्यूरोक्रेसी में दरार डाल सके हैं? देखिए, यहाँ तक मोदी जी की बात है, मैं आपको, देखिए मैं बीजेपी का सदस्य तो नहीं हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ, लेकिन ये जरूर मैं बताऊंगा कि
मोदी जी अपने सब्जेक्ट में बहुत थॉरो हैं और बहुत गहरे हैं। जो शख्स, जो नेता प्राइम मिनिस्टर बनते ही जिसने आकाशवाणी का यूज गांव गांव तक से लोगों से संवाद स्थापित करने में किया हो, सोचिए। आकाशवाणी डिफरेंट पड़ी, पता, ठीक है, आकाशवाणी को लोग सुनते थे अपनी जगह, ठीक है, एफएम बहुत ज्यादा ओवर पावर कर रहा था, हर जगह यंगस्टर्स एफएम सुनते थे वगैरह वगैरह। आकाशवाणी का यूज किया गांव गांव तक संवाद स्थापित करने में। और दूसरा, वो स्वच्छता अभियान और शौचालय देशवासियों के लिए, उस गरीब तबके के लिए लेके आए। ये सोच बताती है कि उनकी होमवर्क कितना सॉलिड है। मैं आपको बता दूं, जो मेरी गट फीलिंग कहती है कि ये जब मुख्यमंत्री थे, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनने पे क्या करना है, इनके पास तब से पहले उस समय से ब्लूप्रिंट है। और मैं बता रहा हूँ, 5 साल इन्होंने जो किया, आपको देखा, पूरी दुनिया को एक कर दिया इन्होंने जा करके 5 साल। देखिए क्या डिप्लोमेसी करी है सर। पहले पूरी दुनिया को अपने पीछे खड़ा कर लिया, क्यों, पहले 5 साल में। उसके बाद जब दोबारा आए, क्योंकि दुनिया पीछे खड़ी, तब वो टफ डिसीजन है वो ले पा रहे हैं, और पूरी दुनिया उनके साथ है। एब्रोगेशन ऑफ 370 वाज नॉट अ सिंपल टास्क बिल्कुल फॉर एनी बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर। ग्रेट। मजेदार बात बताऊं, मैं आपको शेयर करूंगा। 2017 में मैंने ऐसे एक पोस्ट बनाई थी फेसबुक के ऊपर। उसमें मैंने लिखा था कि मोदी जी, आप कश्मीर की समस्या एक दिन में हल कर सकते हैं, यूं हल कर सकते हैं। उसमें मैंने ऐसे 5-6 पॉइंट दिए थे। तो जब 2019 में एब्रोगेट हुआ, तो जो मैंने कल्पना करी थी वो उसी तरीके से सब चीजें चल रही है। इत्तेफाक की बात। तो आप समझ लीजिए कि मोदी जी जो अभी आज आगे करने वाले हैं, जो चीन के साथ करने वाले हैं, जो पाकिस्तान के साथ करने वाले हैं, जो हमारी अपनी कंट्री के अंदर बहुत सी सुधारें हैं जिसकी तरफ हम आप सब समझते हैं, हम लोग बढ़ रहे हैं, दबी जुबान से बातें हो रही हैं, उस पर तैयारियां हो रही हैं। ये सब चीजें जब 5 अगस्त 2019 आ सकता है, तो ये सब आएगा, 2024 तक आएगा, और 2024 के आगे भी जाएगा। बहुत, मैं बता रहा हूं कि ये उनकी गहराई को समझ नहीं रहे हैं बहुत से लोग। बहुत, आप देख रहे हैं किस तरीके की लोग बातें करते हैं। सुनील भाई, ये बताइए कि भारत का लेफ्ट, भारत के लिबरल्स, दुनिया के वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स और जितना एंटी भारत एलिमेंट है, वो एक चीज का बड़ा प्रचार कर रहे हैं कि भारत में हिंदुत्व और हिंदू एक्सट्रीमिज्म बहुत हाई हो रहा है। और आप क्या समझते हैं कि ये हिंदुत्व, हिंदू हिंदू एक्सट्रीमिज्म है, या अवेयरनेस है कि मोदी जी से पहले तो हिंदू जो था वो एपोलॉजेटिक होता था और हमेशा शर्मिंदा रहता था और अपीजमेंट में लगा रहता था, तो आज हिंदू अपने हिंदू होने पे प्राइड फील कर रहा है। अवेयरनेस है कि वाकई हिंदू एक्सट्रीमिज्म हाई है और बाकियों की जिंदगी हराम है। नहीं सर, एक्सट्रीमिज्म की तो बात ही नहीं है। हिंदू तो कभी एक्सट्रीमिस्ट हुआ ही नहीं ना। हिंदू हिंदू देखिए आप, हम लोग के पुराणों से लीजिए, श्री रामचंद्र जी गए थे जा करके श्री वो लंका में युद्ध करके जीत के, और अपना पत्नी को वापस ले आए और राज को वहीं छोड़ आए। हम लोग देखिए, ये लेफ्ट लिबरल की जहां तक आप बात कर रहे हैं, लेफ्ट लिबरल तो पूरी पूरी दुनिया में इसी तरीके से ना।
आप देखिए, आपके इंग्लैंड का जो लेबर पार्टी है, जो आपके वहाँ के जो अमेरिका के डेमोक्रेट्स हैं, उनको इतनी शर्म नहीं आ रही है कि इतना बड़ा हादसा 9/11 का हो चुका है, पूरे यूरोप में आग लग रही है, और उनका मतलब यही राग चल रहा है। आप देखें ना, आपके लेबर भी है, अभी आपके देखिए, मैं तो बड़ा हैरान हो रहा था किस तरीके के जुलूस उलूस सब निकल रहे हैं, आपके लंदन के ऊपर निकल रहे हैं। तो ये लेफ्ट लिबरल्स देखिए ऐसा है कि ठीक है, क्योंकि हम लोग का पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन ऐसा था आज से 6 साल पहले तक, इनकी दुकानें चल रही थी, नेचुरल है कि इनकी दुकानें बंद हो रही हैं, तो इस वजह से थोड़ी सी जो है, लेकिन ये ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। दूसरी आपने जो बात कही कि हिंदू जो है वो एक्सट्रीमिस्ट हो रहा है वगैरह वगैरह, हिंदू कभी भी एक्सट्रीमिस्ट नहीं था सर। बात यह है कि एक आरएसएस संस्था है जो कि चरित्र निर्माण के ऊपर काम करती है, लेकिन क्या होता है ना, आप एक नैरेटिव अगर क्रिएट कर दीजिए, ठीक है, तो ये काम कांग्रेस ने किया है पूरे बखूबी, 55-60 साल तक ये सब किया है। तो अभी क्या है कि अच्छा, इसका फायदा देखिए, हमारे कुछ गुमराह भाई है, वो क्या कहूँ, उनकी जो शिक्षा वैसी है, जो भी है, वो गुमराह होकर के कुछ मतलब इस प्रकार की बातें करने लगते हैं जिससे कि टेंशन बढ़ता है। तो कुछ नेचुरल है वो यंगस्टर्स, हिंदू माइंड्स, वो उसको रिटेलिएट तो करेंगे ना, जवाब देंगे, लेकिन लेकिन गुनाहगार तो वो माना जाएगा जो इनिशिएट करे। इनिशिएट कोई मतलब ही नहीं है, हिंदूज को कोई इनिशिएट। हम लोग देखिए, मैं तो ये भी आपका कहना बहुत सही है कि 2014 के पहले वाकई में हम लोग नाम लेना हिंदू, अच्छा हम लोग लेते नहीं थे यार, क्या सब ठीक है, इंसान है, हम लोग काम कर रहे हैं, अच्छा जरूरत भी नहीं है हम लोग को कहने की। हम लोग कोई चीज अपने धर्म को अपने बाह पे लेके नहीं चलते हैं। सुख शांति से रहो भाई सब लोग, और भाईचारे से रहो। हम लोग का धर्म भी यही सिखाता है, हम लोग का धर्म तो नेचर के साथ चलना सिखाता है, एक दूसरे से मोहब्बत करना सीखता है, सबको मानता, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करता है। हम तो हम तो हम तो ये भी चाहते हैं, मैं आपको विश्वास दे, मतलब मैं, आप मेरी बात का भावना समझिए, मैं चाहता हूं कि यार पाकिस्तान में भी जो है खुशहाली आए। चलो भाई, आप चलो 47 में चले गए अलग, अपने घर अपने बना लिया, अरे यार खुशहाल रहो, बढ़ो, लिखो, चलो हम लोग स्पोर्ट्स में प्रतिस्पर्धा करते हैं, हम लोग इंडस्ट्री में कंपटीशन करते हैं। यार ये कौन सी बात है कि तुम हमें मारोगे यार आकर के और उसको मैं कब्जा करूँ, कौन सी बात है, कौन सी, मतलब समझ में नहीं आई जहनीत, सुनील ये हम भाई, लोगों में नहीं है। मैं जब छोटा था तो बड़े फख्र से कहता था कि महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान में जाके सोमनाथ का मंदिर तोड़ा और ये किया वो किया, क्योंकि हमें बताया ही नहीं गया कि सोमनाथ तो मेरे गांव का मंदिर है, जहाँ पे मेरे पुरखों की कब्रें हैं, जहाँ पे मेरे अच्छा, पिताजी पैदा हुए, दादाजी पैदा हुए। जिस दिन मुझे ये पता चला कि सोमनाथ तो हमारे गांव का था, तो मेरा एज ए कॉमन पर्सन मेरे जहन में आया कि महमूद गजनवी ने यहाँ से हजारों लोगों को गुलाम बना के लेके गया था, औरतों को, मर्दों को। तो मैंने कहा मेरे कितने खानदान के लोगों को गुलाम बनाया, और मैं उस डाकू के ऊपर मतलब अपने आप को वो करता सोचिए रहा। सोचिए सवाल मेरा आपसे ये है, पहले तो मैं अपनी ख्वाहिश बता दूं कि मैं जिस दिन हिंदुस्तान आया, मैं सबसे पहले सोमनाथ में जाके माथा टेकूंगा एज ए मुस्लिम। क्या उस बात है, बहुत सुंदर, उस बहुत सुंदर, उस बहुत गलतियों सुंदर। की वो करने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए कि हमारे मुसलमानों ने हमारे ही लोगों को वो किया। और सोमनाथ मंदिर में जाऊंगा, केदारनाथ जाऊंगा। मेरा आपसे सवाल सर ये है क्या सर। नहीं, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट करूंगा कि आप जो मुस्लिम हैं, आप तो तुर्किस्तान से आए नहीं है ना, आप तो हिंदुस्तान के ही थे, आपके आपके पूर्वज भी हिंदुस्तान के थे। तो आप अपने आप को गुनाहगार मत कहिए, गुनाह उन्होंने किया है, गुनाह उन्होंने किया है। और आप तो चलिए, आपके अंदर से ये जागृति आ गई है कि यार जो कुछ गलत हमारे जहन में डाला गया था,
वो खुल गया है पर्दे, तो आपको इस पे वो होने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जरूर आइए और माथा टेकिए, और इससे सुंदर बात नहीं हो सकती। सवाल मेरा आपसे ये है कि मक्का है हमारा, वो कोई अगर कब्जा कर लेता है तो कितने दुख की बात है। तो आपके भी भगवान राम की जन्मभूमि के ऊपर मुसलमान आके मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाते हैं। सदियां लग गई आपको एक मंदिर रिस्टोर कराने में, और पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी रही, लेकिन आपने एक मंदिर रिस्टोर किया। अभी तो 4,000 मंदिर हैं, क्या रिस्टोर कर पाएंगे? जैसे कि स्वामी जी से अभी पूछा गया, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी से, कि काशी मथुरा के बारे में क्या ख्याल है, तो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो खाली अयोध्या तक का कमिटमेंट था, उनका कोई कमिटमेंट नहीं, ये अब आम आदमी को करना होगा। कैसे कर पाएंगे? क्योंकि मेरी भी अपनी ख्वाहिश है कि जो हमारे जितने भी मंदिर थे वो रिस्टोर होने चाहिए, चाहे वो किसी मंदिर मस्जिद पे बने हैं, चाहे वो किसी चर्च पे बने, कहीं भी बने, जो ओरिजिनल मंदिर था वो रिस्टोर होना चाहिए, खास तौर पे काशी मथुरा। कैसे करेंगे? सर, इसमें ऐसा है कि सुब्रमण्यम स्वामी जी ने भी बताया था अभी हम लोग को कि शायद कोई ऐसी पाबंदी लगी हुई थी उस समय कानून के द्वारा कि जिससे कि हम लोग आगे बातें नहीं कर सकते हैं और मंदिरों के खिलाफ। तो शायद स्वामी जी उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में गए हैं या जा रहे हैं उस चीज को हटाने के लिए। एक तो बात वो हो गई। दूसरी बात, जो जहां तक मुझे लगता है, महसूस होता है, वही बात आप इसको मेरी हिंदू जहनियत बोल दीजिए, या मतलब जो हिंदू वाली भावना बोल दीजिए। मुझे लगता है कि हमारे बहुत से अच्छे हिंदुस्तान के मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम भाई हैं, जिनको भी ये भी आभास हो रहा है कि हाँ भाई, हम लोग भी इसी पूर्वज के सब लोग बंदे हैं। और हो सकता है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि आने वाले टाइम में शायद कोर्ट का झगड़ा भी ना हो, और शायद अपने आप, जैसे काशी और मथुरा की जहां तक बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो शायद अपने आप सुंदर तरीके से खुद खाली कर देंगे, और उनके लिए एक अच्छी सी अलग से मस्जिद बनेगी जहाँ पे वो अपनी इबादत करेंगे, और वो जगह जो है साफ सुथरी करके खाली कर दी जाए। मुझे ऐसा लगता है। वरना देखिए, बात यह है कि हम लोग जो है कोर्ट का रास्ता ही है, हम लोग और तो कुछ करना जानते नहीं है, और किसी चीज को हम लोग अप्रूव भी नहीं करते हैं, वो हमारे लिए ठीक भी नहीं है। सबको मना के, सबको साथ लेके चलने का हम लोग का एक भावना रहती है। उम्मीद है कि हम लोग सब लोग साथ लेके आगे भावना लेके, इसी भावना से सब लोग काम कर लेंगे और चीजें कर लेंगे, ठीक कर लेंगे। मुझे ऐसा लगता है। कुछ अड़ंगे हैं जिसे आपने कहा, लेकिन उनके इलाज हो रहे हैं, वो भी आपने देखा कुछ दिनों से। दूसरी बात बताऊं देखिए कि क्या है कि मंदिर तो छोड़िए, हमारी कितनी विरासत, यूनिवर्सिटी सर, कितनी सैकड़ों साल पुरानी यूनिवर्सिटीज, रिसर्च सब तबाह कर दिया सर, सोचिए। लेकिन फिर भी हमारी साउथ में बहुत से लोग हैं, बहुत से कल्चर, बहुत सी चीजें बची हुई हैं, उस सबको पीसेस करके इकट्ठा। अब ये बात आ गई है कि यार ये सब चीजें, मतलब सब में एक भावना आ गई है, 2014 के बाद आई है, मैं बिल्कुल सही कहूंगा, क्योंकि जब ये पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन बदला है तो लोगों में एक सोच बदली है। ये निश्चित रूप से मैं कहूंगा ये सोच बदली है, लेकिन इसको लोग गलत दिशा में ले जाके दिखाते हैं, वो बात नहीं है। कोई गलत दिशा, मतलब कोई कोई झगड़ा नहीं है, कोई कंफ्लिक्ट नहीं है। ये लोग कंफ्लिक्ट करके ले दिखाते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई एक चीज अपनी गौरव को वापस लाने की बात हो रही है, तो ये होनी चाहिए जिसमें कि हम सबका साथ हम लोगों को मिलेगा, मुझे विश्वास है। थोड़ा आ जाते हैं सेक्युलरिज्म के ऊपर। भारत एक सेक्युलर स्टेट है, और भारत का सेक्युलरिज्म बड़ा ही निराला है, क्योंकि हमारे इंग्लैंड में भी सेक्युलरिज्म है, लेकिन हमारे यहाँ कोई ज़कात बोर्ड नहीं है, कोई वक्फ बोर्ड नहीं है, कोई ऑल इंग्लिस्तान इमाम एसोसिएशन नहीं है, कोई हज बोर्ड नहीं है, कोई सब्सिडी नहीं दी जाती। तो ये किस किस्म का सेक्युलरिज्म है कि जिसमें अपीजमेंट। अब अभी आपने एक जुमला कहा मंदिरों के रिस्टोरेशन के हवाले से कि सबको साथ लेके चलेंगे, सबको साथ लेने से अच्छी कोई बात नहीं है, लेकिन कांग्रेस क्या सबको साथ लेके चल रही थी या अपीजमेंट? अपीजमेंट इस लेवल पे जा चुकी है कि आप अपने बच्चे के भी बहुत ज्यादा लाड प्यार, नाजायज ख्वाहिशात पूरी करेंगे तो वो बच्चा बिगड़ जाएगा। तो आज मुसलमान नहीं बिगड़ा हुआ, मैं समझता हूँ कम्युनल लीडर्स हैं
जो कि मुसलमानों को यूज कर रहे हैं। तो आप समझते हैं कि ये अपीजमेंट उस लेवल पे आ गया है कि अब उसको रोकना चाहिए, और कैसे रोकेंगे? सर देखिए, मैंने आपको बताया ना कि 91 तक जो पार्टी भूत फूट के बनी, उनके पास क्वालिटी तो रही नहीं, वो उनके पास इस पॉलिसी के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन एक अच्छी बात हो रही है, अच्छी बात ये हो रही है कि अभी देखिए डेवलपमेंट हुए हैं। गुलाम नबी आजाद जैसा नेता, उसको भी लगने लगा यार ये क्या हो रहा है हमारी पार्टी में। गुलाम नबी आजाद जैसा नेता भी ये कह रहा है यार डेमोक्रेसी में, यार हमारी पार्टी में ही डेमोक्रेसी नहीं है बात करने की। तो मुझे जो आप कह रहे हैं अपीजमेंट वाली बात है, ये अब पुराने सब तीर हैं जो कि अब इनके तर्कस से सब खत्म हो रहे हैं। ये अब सब आगे चलने वाले नहीं है। ये एक बात और बता दें आपको, ये जो जिस जिस कम्युनिटी के लिए अपीजमेंट करते भी थे, उस उसके लिए ये जो प्रेजेंट सरकार है, वो जब सबके लिए कर रही है, वो तो किसी के लिए स्पेशल कर ही नहीं रही है ना कुछ, कि भाई तुमको ज्यादा देंगे तुमको कम देंगे। वो सबको देंगे। गैस का चूल्हा अगर देना है तो उन्होंने सबको दिया है। कोई कोई ये देख के नहीं दिया है कि भाई तुम किस धर्म के हो क्या हो। तो ये अपीजमेंट वाली जो चीज है ना, अच्छा वो चल नहीं रही है ना। देखिए अगर चलती होती तो ये अलग 25 साल हो गए ना, 30 साल तो स्टेट्स में जीत रहे होते ना। 30 साल टीएन सेशन के बाद से 30 साल हो गए। अगर ये अपीजमेंट इनकी अपीजमेंट की गोली चल रही होती, जो क्या बोलते हैं ट्रॉफी, तो ये फुल फॉर्म पे आते ना, मोदी को हराते ना। फिर तो चल नहीं रहा है। तो हमारा क्या है कि मतलब ये है, देखिए अभी ठीक है, जो कुछ जो हुआ धीमे धीमे जाएगा, रातों रात नहीं जाएगा, 10-20 साल लगेंगे, ठीक है। लेकिन एक प्रोसेस शुरू हो गया है, और इस प्रोसेस में जब सबको बराबर से लाभ मिलने लगेगा, तो वो सेक्शन जो कि इस अपीजमेंट के तले दबा रहता था, वो भी, उसको भी लगेगा कि यार हमको अब धारा के साथ चलना है। तो ये जो मुझे भाई गट फीलिंग है, और लोग जो जो नेता मीडिया और जो चीजें हैं उस पे जोड़ घटा के देखता है, हमको जो लग रहा है, हमको तो ये लग रहा है कि यार ये अब तो चीजें चल रही है। अगर चल रही होती तो वो जीतते ना भाई। अपीजमेंट वाले सुनील, 2014 में क्यों हार गए? अपीजमेंट वाले 2014 में क्यों हार गए? जीतता नहीं था। सही कह रहे हैं आप। सुनील भाई, सेशन लंबा हो गया, मेरे पास 2 सवाल अभी रह गए हैं, सॉरी अच्छा आपको। अच्छा, नहीं नहीं कोई बात एक, नहीं, बताइए बताइए बताइए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है आपके साथ बात करने में। मैं समझता हूँ आपका ये जो अब तक का सेशन रहा है फॉर्मर वो आज फॉर्मर रहा है। फॉर्मर मेयर फॉर्मर मेयर ऑफ जमशेद टाउन से मैं बात कर रहा हूँ, और तो अच्छा लेकिन लगता आई ओपनर रहा है, बिलीव मी। मैं मानता हूं कि दर्शकों को बहुत पसंद आएगा। आपने वो चीजें बताई हैं जो आम आदमी की नजर में नहीं है, सर। सुनील जी, ये बताइए कि 1947 में भारत आज़ाद होता है और भारत का बंटवारा होता है। मुसलमानों के लिए एक अलग देश बनाया जाता है। लेकिन फिर आपके प्रधानमंत्री भारत की नेक्स्ट जनरेशन की तालीम के लिए एक मुसलमान, जो कि भारत में पैदा भी नहीं हुए, जो हिंदू भारत पे बिलीव भी नहीं करते थे, खिलाफत मूवमेंट और मुस्लिम रूल के हामी थे, उनको जिम्मेदारी दे दी कि भारत की फ्यूचर जनरेशन्स के लिए एजुकेशन पॉलिसी आप बनाएंगे। आपकी एजुकेशन पॉलिसी में डिस्टोर्टेड हिस्ट्री और फैब्रिकेटेड चीज़ें बहुत हैं। इन्वेडर्स को बड़ा ग्लोरीफाई किया गया है। कैसे इसको तब्दील करेंगे, कैसे रिस्टोर करेंगे अपनी हिस्टोरिकल प्राइड को, और कैसे वाजे करेंगे कि जैसे कल योगी जी ने कहा कि मुगल हमारे लिए रोल मॉडल थोड़ी हैं। मुगल म्यूजियम का नाम हम छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम रखेंगे। तो इतना बोल्ड एक आदमी है, मोदी जी हैं, 2-3 हैं। कैसे आप अपनी एजुकेशन पॉलिसी को चेंज करेंगे कि अभी तो आप औरंगाबाद का नाम तक चेंज नहीं कर पा रहे? नहीं सर, सब सब होगा, सब होगा। मैं तो आपको बता रहा हूँ, विश्वास दिला रहा हूँ। ये भी मेरी फिर भी गट फीलिंग है। मुझे विश्वास है अपने मोदी जी की ब्लूप्रिंट के ऊपर उनके पास है, काम हो रहा है। बहुत एक्सटेंसिव एजुकेशन पॉलिसी बन रही है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं।
ये सारी बातें चूंकि अब क्या कहें, उस समय से सब चीजें चली आ रही थी, सब कुछ बड़ी कंप्रोमाइज थी, इसकी तरफ लोग देख भी नहीं रहे थे। आज पता लगता है वाकई ये सही बात है कि मुझे चंद्रगुप्त मौर्य के पिता का मुझे नाम नहीं पता। मुझे अशोका द ग्रेट ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ा है, लेकिन मुझे पूरी लीनेज पता है कि अकबर द ग्रेट और हुमायूं और जहांगीर और औरंगजेब और बहादुर शाह जफर, ये सब हमें पता है। ठीक है, हमारी एजुकेशन में ये डाला गया, हमारी चलिए पीढ़ी निकल गई, अब हमारी आने वाली पीढ़ी है। करेक्शन, कई जीरो माइलस्टोन होता है ना, एक जीरो माइलस्टोन जहां से शुरुआत होती है, तो वो जीरो माइलस्टोन 2014 में आ गया है। और वो जीरो माइलस्टोन जब 2014 में आया है, वो पूरी प्रिपरेशन से मैं बता रहा हूँ कि ये प्रिपरेशन उनकी 50 साल की पुरानी प्रिपरेशन है। ये 50 साल पुरानी इनकी सब ब्लूप्रिंट है कि आने के बाद क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, क्या क्या होगा। ये होगा, एजुकेशन पॉलिसी भी हम लोग की दुरुस्त होगी, आने वाली पीढ़ी सही इतिहास पढ़ेगी, ये सब होने वाला है, आप इस पर विश्वास रखिए। आखिरी एक चीज सवाल। आपको और बताते चले, एक चीज और बताते चले। देखिए एक चीज, आपने जो 1947 में पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात करी, जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, तो गांधी जी कहते थे, जो उनके इर्द गिर्द नौजवान आते थे, कि यार होम रूल की बात करते हो, अंग्रेज हमें क्यों देगा सत्ता? भाई हमें अंग्रेज तभी सत्ता देगा जब हम काबिलियत का परिचय देंगे। आप देखिए, ये एक विजनरी की बात हो सकती है। उन्होंने 3 बंदर एक सिंबॉलिक बनाए थे कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। उन्होंने ये पता था कि जो हमारी जनता है, गुर्बत में रह रही है, जो भी 30-40 करोड़ की जनता है, पहले तो हमें उस काबिल तो उसको बनाए कि यार जब उसको स्वतंत्रता मिले तो उसको संभाल सके, पढ़ाई लिखाई के हिसाब से ना सही, लेकिन कम से कम वो उसका जो एक करेक्टर तो बन सके। ये काम उस जमाने से शुरू हुआ। अभी क्या है, पाकिस्तान के साथ जो मुझे समझ में आता है, जहां से मैं लखनऊ से बोलता हूँ, तारिक फतेह साहब बहुत नाम लेते हैं लखनऊ के नवाबों में ले आकर के, हमारे उर्दू हमारे ऊपर तोपती बहुत कहते का, तो मैं आपको बोलता हूँ जो मुझे महसूस होता है कि भाई हम लोग के जो यहाँ पे सब थे नवाबों को सैकड़ों गुलामों के साथ रहने की आदत, और गुलामों को पढ़ाया नहीं जाता, गुलामों को मदरसे में रख करके जाहिली रखा जाता है। तो ये पूरा कबाल यहाँ से गया है, पूरी कॉन्वॉय गई है ना यहाँ से। वो कॉन्वॉय इसलिए गई है कि भैया चलो यहाँ नहीं नवाबियत तो वहां नवाबियत करिए। आपने देखा कि वहां पे जो आपका जिस तरीके से आपके फ्यूडल्स है, जो भी है सब वहां पे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो वो जो चीज है, अच्छा हमारे यहाँ क्या हुआ कि हमारे यहाँ एजुकेशन के ऊपर ध्यान दिया गया, हम लोगों ने कोशिश करी कि हमारी नस्ल सुधरना शुरू करी। वहां पे आप देखिए, आप लोगों ने वहां पे नस्ल सुधारने की बात नहीं करी। क्यों? क्योंकि उनको वही चाहिए था ना, तो वही चाहिए था जो मुझे नजर आता है, और जो सामने सबके है। एग्जैक्टली। आपके यहाँ जो क्वालिटी ऑफ सिटीजन होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई है। मुझे बड़ा दुख होता है कि किस तरीके से कहाँ लाके छोड़ा है लोगों ने। मतलब आप समझे कि अगर आने वाले समय में किसी तरीके से पाकिस्तान का कोई हल निकले, उसके बाद भी 50 साल लगने हैं नस्लों को आपके सुधरने में। ग्रेट, एग्रेट। तो ये बात कम से कम हमारे हिंदुस्तान में नहीं है। सही। सुनील भाई, आप लखनऊ में बैठ के पूरे रीजन की चीज़ों को देख रहे हैं, और आपकी बड़ी स्टडी है, मैं बड़े अरसे से फॉलो कर रहा हूँ, बड़े विजन के साथ आप चीज़ें देखते हैं। एक आम भारतीय के दिल में एक सवाल है, हर भारतीय के दिल में एक सवाल है, क्या चाइना से जंग होगी? क्योंकि आज डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी ने भारत सरकार को कहा है, शायद आज उनकी बर्थडे भी है, तो उन्होंने आज भारत सरकार से कहा है कि तुम लोग क्यों डर रहे हो,
मीडिया क्यों इतना शोर मचा रहा है कि जंग हो जाएगी और टू फ्रंट वार होगी पाकिस्तान से और चाइना से? हमें क्या जंग नहीं करनी? क्या हमें पीओके नहीं हासिल करना? क्या हमें गिलगित बल्तिस्तान हासिल नहीं करना? तो लेट्स गो फॉर इट। और 15 नवंबर के बाद हमें चाइना और पाकिस्तान के साथ एक जंग करनी चाहिए। क्या एज ए आम नागरिक मैं आपसे ये सवाल करता हूं, आप एक जंग होती देख रहे हैं नियर फ्यूचर में? देखिए, ये बहुत बड़े स्ट्रैटेजिस्ट हमारे जो सरकार में बैठे हुए हैं, उन पे हमें पूरा भरोसा है। बड़े बड़े दिमागदार लोग हैं, बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं। हमारे फौज है, हमारी फौजी अफसर्स है, हमारी ब्यूरोक्रेसी है, हमारी फॉरेन ऑफिसर्स हैं, हमारे पॉलिटिशियंस हैं। स्ट्रैटेजी तो देखिए बन रही है, और जंग होती है या नहीं होती है, ये तो खैर अभी वक्त बताएगा, जैसा भी है। लेकिन ये आप मान लीजिए कि हिंदुस्तान पूरी तरीके से तैयार है चीन को और पाकिस्तान को जवाब देने के लिए, और चाहे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। 130 करोड़ लोग हैं सर, हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग लाइन लगा करके ब्लड बैंक में खून देने पे आ जाएंगे तो कमी नहीं रहेगी किसी चीज की। तो चाइना, अच्छा एक चीज चाइना के साथ मैं बताऊं कि चाइना कम्युनिस्ट कंट्री, उसके जो उसकी जो जो रियाया है, जो उसकी जो प्रजा है, उसकी तो कोई से है ही नहीं ना। मुझे तो कभी कभी जो ट्विटर के ऊपर उनके जो कुछ लोग हैं जो रिएक्ट करते हैं, तो हमने कहा यार कम से कम दुश्मन के साथ रिएक्ट तो करो मजेदार, ताकि बात करने का मजा आए। तुम्हें तो रिएक्ट भी करना नहीं आता यार। उनकी जनता को क्या, तो इसका मतलब क्या है कि कम्युनिस्ट कंट्री है, देखते हैं क्या है, मतलब एक्सपेंशनिस्ट है। लेकिन उनको ये सब, उनको देखिए, उनकी जनता हो सकता है उनके साथ में खड़ी हो, 150 करोड़ की जनता है, क्योंकि वो जनता को इन्वॉल्व नहीं करते। मुझे जैसा लगता है कि चाइना में जो जनता है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व नहीं होती है। उनकी उनकी बातों का एडमिनिस्ट्रेशन पे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम लोग 130 करोड़ लोग हैं, एकजुट से सरकार के पीछे खड़े हैं। मुझे पता है कि सरकार के अंदर बैठे बड़े बड़े स्ट्रैटेजिस्ट, उनके हाथ में हम लोग का जो मुस्तकबिल है वो एकदम सुरक्षित है, और वो जो डिसीजन लेंगे उसके साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा हुआ है, जंग और नो जंग। देखें, बात आपने बिल्कुल सही कही, क्योंकि अगर जंग होती है तो जंग जिन इलाकों में होगी वो चाइना ने कब्जा किए हुए हैं, जैसे कि लद्दाख का जो हिस्सा है, या अक्साई चीन है, ईस्ट उगर है, या तिब्बत है। तो वो लोग तो खुद चाह रहे हैं आज़ादी, तो वो लोग जो ग्राउंड पे बिल्कुल, जहाँ जंग हो, वो बिल्कुल, खुद चाइना का साथ ना देंगे। और ऐसी कोई बिल्कुल, जंग दुनिया में हो नहीं सकती, जीती नहीं जा सकती, जहाँ की बिल्कुल, ग्राउंड रियलिटी ये हो। तो बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल, से यही हाल मैं ऐसा। कहूंगा, यहाँ जोड़ना जी। चाहूंगा। यही हाल आपका पीओके में भी है। पीओके में भी एक अपराइजिंग है, पीओके में भी एक अपराइजिंग है। तो यही मेरा आपसे छोटा सा आखिरी में रह गया था सवाल, कि सर 2024 से पहले क्या भारत अपने पीओके और जीबी को हासिल कर लेगा? सिंपल सा सवाल। इच्छा तो सर है कि कर लेना चाहिए, क्योंकि क्योंकि हमारी 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 कश्मीर की असेंबली में 24 सीटें कई सालों से खाली पड़ी हुई है। हम लोग चाहते हैं कि वो 24 सीटें भर जाएं, वहां से लोग चुनाव लड़के आए, और सुनील जी, थैंक वहां का भी डेवलपमेंट किया जाए फिर। थैंक यू वेरी मच सर। सर आज आपने जो बातें बताई हैं वो आप देखिएगा कि उसके कमेंट्स में लोग मुझे यही कहेंगे कि आरिफ भाई इट वाज आई ओपनर, क्योंकि आपने वो चीज़ें बताई हैं। चले, मैं तो फिर इतना ज़्यादा भारत की पॉलिटिक्स में या भारत की हिस्ट्री में इतना इन्वॉल्व नहीं था। आम भारतीयों को भी वो चीज़ें नहीं पता जो आपने बताई हैं, ख़ासतौर पे जो सिग्निफिकेंस आफ्टर 91 इलेक्शन पॉलिटिक्स और उन चीज़ों की। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें समय दिया सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, नमस्कार। मैसेज फॉर दर्शकों के लिए आपका कोई मैसेज?
हाँ, दर्शकों से मैं ये कहूँगा कि भविष्य पे विश्वास रखिए, अपने पे विश्वास रखिए, भाईचारा बढ़ाते चलिए और जो कटुता है जितनी कम हो सके वो करिए। इसी से जो है, क्योंकि ज़िंदगी जो है वो इंसानी ज़िंदगी बहुत मुश्किल से मिलती है और इसको जो है एक जीने लायक जगह बनाइए, यही मैं चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। भारत माता की जय। जय भारत हिंद। माता